हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुभाष मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी 91 पर। जी हां, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि सकारात्मकता, संकल्प शक्ति और एकाग्रता बरकरार होगी। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लिख रहे होंगे। जी हां, तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आज ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि जिंदगी क्या है। आप सभी सफल होना चाहते हैं, हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है ना। हालांकि जिंदगी को सफलता से दूर देखना चाहिए, पर सफलता का मतलब यहां जब आप तैयारी करने आए हैं तो उस सेंस में मैंने ये बात लिखी है कि केवल क्या होता है, आप प्रयास करें। सक्सेस का मतलब आपके प्रयास का ऑप्टिमल लेवल। जी हां, ज्ञान बिना बताए मेरा पेट भरता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता देता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ। फोकस प्लस कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सक्सेस। मुझे लगता है आप में से जितने लोग यहां पे आए हुए हैं सब लोग यही चाहते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे, चलिए बताइए। सीडीपी तो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी कि आपको भी लगेगा कि वाह यार, सीडीपी नहीं, चूंकि बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहां नहीं किया जा सकता है यह आपको बताना है। कहां पर बुद्धि परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस प्रश्न का देना है आपको सही क्या जवाब। तो बुद्धि के मापन में भाई, अगर आप किसी चीज का क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप उसको माप लोगे, तो ये बिल्कुल सही हो गया, है कि नहीं। दूसरा क्या है, व्यवसायिक निर्देशन तथा चयन में बिल्कुल होगा यार। किसी के सिलेक्शन करना है, किसी को सेलेक्ट करना है, तो आप उसकी बुद्धि को जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानेंगे भाई, बिल्कुल जानेंगे। सिलेक्शन में होगा, ये बिल्कुल होगा। जन्मजात योग्यता के मापन में भाई, अब कोई जन्म ही लिया है, हेरेडिटी है, तो कैसे आप नाप लोगे यार, असंभव बात है। तो जी हां, नहीं किया जा सकता है। उसने पूछा है, जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, नजर हटी की दुर्घटना घटी, नॉट की बात कह रहे तो क्या होगा, जन्मजात योग्यता के मापन में नहीं किया जा सकता है बुद्धि परीक्षण का उपयोग। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। अगर हम बात किसकी करेंगे, बिने और साइमन की, तो इस परीक्षण द्वारा क्या किया जाता है। तो कुछ तो ट्रेडमार्क बताइए। अगर कभी भी नाम आ जाए बिने का और साइमन का, तो आप याद रखेंगे 1905। जी हां, 1905 याद रखेंगे। और इन्होंने केवल और केवल किसकी बात की है, इंटेलिजेंस की बात की है। किसकी बात की है, इंटेलिजेंस की बात इनके द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, इंटेलिजेंस की बात। तो जी हां, ये किसके बारे में बताया है, अभिक्षमता मतलब एफिशिएंसी के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, याद रखिएगा। अभिवृत्ति के बारे में भी नहीं बताई है, विशिष्ट बुद्धि के बारे में भी नहीं चर्चा की है। इन्होंने किसकी बात की है, सामान्य बुद्धि की बात की है। किसकी बात की है, सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। हर क्वेश्चन के बाद जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मैं आपको 5 सेकंड का मौन लूंगा, जिससे आप सोच सकें और प्रश्नों को बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, नीरसता, टेंशन नहीं लीजिए। जी हां, तो यह है हमारा अगला प्रश्न। जी हां, अगला प्रश्न। और एक इस प्रश्न में याद रखिएगा कि दरअसल बुद्धि है क्या, बुद्धि आपके सामर्थ्यों का समुच्चय है। इट इज कुमुलेटिव। ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है, तो क्या याद रखेंगे कि बिने और साइमन ये परीक्षण की बात जो कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, सामान्य बुद्धि की। और लगभग 90 से 110 रेंज है हमारी, किसकी, बुद्धि की रेंज क्या है, 90 से 110। जी हां, 90 से 110। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। भाटिया बैटरी पर में सम्मिलित हैं। भाटिया बैटरी की हम बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जी हां, तो इसमें क्या आएगा हमारा सही जवाब, बताइए।
क्या होगा सही जवाब? तो इसमें हमारे कितने उप परीक्षणों के बारे में बताया गया है? तो अगर उप परीक्षणों की आप बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? 5 उप परीक्षण की, पास एलोंग इस तरह से करके 5 उप परीक्षणों का यहां पर क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। क्लियर? ना तो 2, ना ही 3 और ना ही 7। ठीक है मित्रों, तो इस चीज को बढ़िया से शानदार तरीके से आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 वर्षीय बच्चा अब आ गया, क्या हमारा फिर से क्या आ गया? बुद्धि लब्धि निकालना है। करिए इस क्वेश्चन को, हमने कई बार किया है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बताइए, IQ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा IQ का फॉर्मूला? IQ का फॉर्मूला होगा मेंटल एज, क्या होगा? मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100। क्या है हमारा? मेंटल एज इंटू करेंट एज, मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100। तो उसका क्या है? IQ दे दिया है 75 बराबर 16 वर्ष का बच्चा है, तो यहां पे आ गया x इंटू हो गया 100। ठीक है, सीधे सीधे इसको कर दीजिए क्या? ये क्या कर देंगे? बड़ी बात है, ये ऊपर जाएगा 75 इंटू 16 अपॉन 100। तो 25 3 75, 25 चौको 100। तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 3 12। बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन में ना काटने नहीं लगो शुरू से, कैलकुलेशन को समझो कि कैलकुलेशन कहां से आसान होती है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब मान लो तुम यहीं पे काटने लगते तो तुम काटो इसको। पहले तुम 4 चौको 16 लिखते, फिर 4 दूनी 8 लिखते, फिर 4 पंचे 20 लिखते, तो तुमको ऐसे काटने में बहुत टाइम लग जाता। तुम दिमाग लगाओगे सीधे ऐसा करेंगे और ये फटाफट सबसे कट जाएगा। 25 चौको 100, 25 3 75 और 4 चौको 16, 4 3 12, फटाफट आंसर आ गया। भाई आइंस्टीन से एक बार एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया। जीवन में समझिए, जीवन पता है क्या है कि कितनी आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं हमेशा क्लास में एक चीज कहता हूं, जीवन कहीं ज्यादा जरूरी है, जीवन कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आइंस्टीन से उस बंदे ने पूछा, पत्रकार महोदय ने, कि सर आपका नंबर क्या है? तो आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन महोदय ने अपने जेब से कुछ डायरी सी निकाली, मान लीजिए जैसे ये डायरी मैं निकाल रहा हूं, और इस पर देखा और बोला कि रुक जाइए। तो पत्रकार पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, डायरी क्यों खोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, अरे भैया डायरी में मेरा नंबर लिखा है। तो जो पत्रकार बंधु रहते हैं वो बोलते हैं कि बताइए आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और आपको अपना नंबर याद नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मैं दिमाग में कचरा याद नहीं रखता हूं, जिसका काम मुझे यहां से हो सकता है आसानी से, उसको मैं क्यों लिख कर रखूं? जी हां, क्यों उसको मैं लिख अपने दिमाग में अननेसेसरी चीजें मैं क्यों इकट्ठा करूं? जी हां, तो यही बात यहां पर उनके द्वारा कही गई। तो क्या मतलब हुआ, इसके क्या मायने हुए? कि जहां जरूरी नहीं है दिमाग लगाना वहां मत लगाइए, जहां जरूरी है वहां लगाइए, तो जीवन हमारा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चे, जी हाँ, फिर से IQ निकालने का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, आराम से आप कर लेंगे। अब देखिए IQ निकालना है। मेंटल एज कितनी दी है बच्चों? 12 दी है। करंट एज कितनी दी है? 10 दी है। तो मेंटल एज कितनी दी है? 12 दी है। करंट एज कितनी दी है? 10 दी है। इनटू क्या होता है? 100 होता है। बुद्धि लब्धि बताना है तो 10 10, जी हाँ 12 दाहम 120। क्या आ गया? जी हाँ, ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? तीसरा आपका विकल्प बिल्कुल ही आंसर हो गया। किसी का गलत तो नहीं हो रहा है? 5 में से अभी तक 5 नंबर आने चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 5 आउट ऑफ 5। जी हाँ, वेरी गुड। अब तो इंटेलिजेंट हैं आप लोग। मुस्कुराते रहें, थोड़ा चिल रहें, तसल्ली से कुछ बातें करते रहें, कुछ अपने बारे में बताते रहें। आपकी हॉबीज क्या हैं? फूल पत्ती किसको पसंद है? कुछ लोगों से अगर पूछो
कि उनकी हॉबी क्या है, जीवन में उनको क्या बनना है, तो उनको यही नहीं पता कि जीवन में बनना क्या है, बस चल रहा है सर है ना। पैदा हो गए हम सभी की जर्नी ऐसी ही है। फिर सबने 10वीं 12वीं पढ़ा तो हमने भी 10वीं 12वीं पढ़ लिया, तो इसी तरीके से इसी क्रम में हम आगे की ओर चलते जाते हैं। तो मित्रों जीवन को थोड़ा क्या बनाइए, आकर्षक बनाइए, बढ़िया बनाइए, ओके। और बीच बीच में ये मालूम करते रहिए कि आपको जीवन में सचमुच क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले इस सवाल के बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, यह जवाब आपको देना है। भाटिया बैटरी की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भाटिया बैटरी। तो क्या होता है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। बहुत बार करवाया गया प्रश्न। पहला प्रश्न हमने देखा कि इसमें 5 उप बैटरी होती हैं। क्या होती हैं, उप बैटरी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। भारत में बुद्धि की बात 1922 में होती है, जब हम बात किसकी करते हैं, राइस महोदय की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राइस महोदय की बात करते हैं। तो व्यक्तित्व की बात करेंगे तो फ्रायड का नाम आएगा। सृजनात्मकता और बुद्धि में बहुत आसपास का संबंध होता है, लेकिन उन्होंने बात किसकी केवल की है, जी हां, किसकी बात की है, इंटेलिजेंस की बात की है। किसकी बात की है, इंटेलिजेंस की बात की है। याद रहेगा, आसान है कि नहीं आसान है, बताइए। तो जी हां, किसकी बात की है, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 सेकंड का पॉज और बताइए इस क्वेश्चन को। मैं रुकता हूं 10 सेकंड के लिए, इसका जवाब क्या होगा, सोचिए बढ़िया से, अच्छे से। बताइए क्या होगा, बन गया, समझ में आ गया। तो बात हो रही है किसकी, बात हो रही है जीन पियाजे की। बहुत ही आसान सी एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, SPCF। प्राक संक्रियात्मक का मतलब क्या था हमारा, प्री ऑपरेशनल। यहां पे एज क्या थी, 0 to 2। यहां पर क्या है, 2 to 6 या 2 to 7, ठीक है। 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11, 7 मानिए, 7 to 11 मानिए और 11 to 15 मानिए। जी हां, बात हो रही है इसकी 2 से 7 साल कहीं लिखा आपको दिख जाए तो बस वही क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए काफी कुछ दिया हुआ है। ये हमारी सेंसरी वाली मतलब इंद्रिय गामक अवस्था हो जाएगी। अंग्रेजी में SPCF अगर याद रखेंगे, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। जो लोग लगातार जुड़े हैं उनको मुझे लगता है ये टर्म याद हो गए होंगे, बार बार प्रैक्टिस करके। याद हो गए हैं कि नहीं? जी हाँ, नहीं हुए हैं तो फोकस बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए और लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इंडिविजुअल मैथ्स का बैच है, 200 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी हैं, डाउट सेशंस भी इसमें हैं। हिंदी व्याकरण का नितिन सर का क्लास है, ये तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। इसको बढ़िया से तैयार करिए, प्रिपेयर करिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में, जी हां, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कब हो जाते हैं सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? मतलब उनको एक्टिवली क्या करते हैं, इसकी बात क्या है, सेम एज ग्रुप के साथ, सेम एज ग्रुप के साथ क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। किसके साथ, सेम एज ग्रुप के साथ। किसके साथ, सेम एज ग्रुप के साथ।
जुड़ाव कर लेते हैं, ये कह रहा है प्रश्न। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी अवस्था है। प्रौढ़ावस्था तो बिल्कुल काट दीजिए, बुजुर्गों वाली बात करेंगे नहीं। अब ये तीनों ही अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखना है। जी हाँ, तो याद रखेंगे बाल्यावस्था, ये भी नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किशोरावस्था विल बी द राइट आंसर। एडोलेसेंट एज, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडोलेसेंट एज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एडोलेसेंट एज की हम यहां पर क्या करते हैं, चर्चा और बात करते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, स्विट्जरलैंड के कहां के वैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, जी हां, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हरमन रोशार्क ने 1921 में किस परीक्षण का प्रतिपादन किया है। जी हां, बताइए। हम लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। किसकी हम लोग बात करते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की हम लोग बात करते हैं, और वही आपको जी हां उत्तर में बताना है किसकी बात की है ना। लेकिन मॉर्गन और मुर्रे से याद रखते हैं, टेट का पेपर याद करवाई थी नहीं, टेट का पेपर के लिए उसने इतनी मेहनत की कि अपनी जान की बाजी लगा दी, क्योंकि वहां पे जाम लग गया था और वो मरते मरते बचा, लेकिन वो फिर उसने टॉप किया। तो टैट हो गया। इंक ब्लॉट परीक्षण जो हम करते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो हरमन रोरशार्क का है। रोरशार्क याद रखिएगा, हर मैन इंक जीवन में अगर नहीं उठाएगा, हर मैन को क्या जो उठाना चाहिए, इंक। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो मतलब इंक से मतलब क्या है, उसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ये ट्रिक है, इसको आप याद रखें। क्या याद रखें, इस ट्रिक को सदैव ही आप याद रखें कि स्विट्जरलैंड के स्विस वैज्ञानिक हर मैन को क्या करना चाहिए, हमें स्याही और इंक से लिखना चाहिए। वाक्य पूर्ति कहानी की बात करेंगे नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैलक का है चाइल्ड असेसमेंट टेस्ट वाला, जो आपने देखा होगा, CAT जिसको हम कहते हैं। चलिए, तो याद रहेगा ये प्रश्न, हर मैन को इंक उठाना है, मतलब स्याही धब्बा परीक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर कथा प्रसंग, मतलब आपको क्या किया जाएगा, एक कहानी सुनाई जाएगी और परीक्षण का निर्माण किया गया था, उसके अनुसार से आपका व्यक्तित्व निर्धारण किया जाएगा। क्या निर्धारण किया जाएगा, व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, जी हां बताइए। सबसे पहले देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए सारे लोग। किसकी बात करते हैं हम लोग, क्या देखेंगे यहां पर, क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जवाब होगा वो क्या होगा, मर्रे और मॉर्गन ने किया था। बिने और साइमन का नाम तो हम देखते ही हैं, उनको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है मित्रों, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, मॉर्गन और मर्रे द्वारा किया गया था। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की हम बात करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व परीक्षण। जी हां, किसकी बात हो रही है, व्यक्तित्व परीक्षण की वैयक्तिक विधि है। व्यक्तित्व परीक्षण की वैयक्तिक मतलब कि इंडिविजुअलिस्टिक विधि कौन सी है, बताइए। चलिए दीजिए जवाब फटाफट। बताते रहें बीच बीच में आप लोगों ने क्या खाना पीना खाया है, क्या हालचाल है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, जीवन में और क्या नया चल रहा है, जिससे कि जीवन में गति बनी रहे, पढ़ाई में नीरसता ना आए, है ना, समर्पण डेडिकेशन आपका बना रहे। कल से कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कहानियां भी इंक्लूड करूं। व्यक्तित्व परीक्षण की वैयक्तिक विधि है। कैसी विधि है, वैयक्तिक विधि है। तो क्या हुआ बच्चों, व्यक्तित्व परीक्षण की वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल, मनोविश्लेषण विधि, रोशार्क विधि, वाक्य पूर्ति विधि और प्रश्नावली। तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भैया आप क्या करोगे, इंडिविजुअलिस्टिक अगर बात करोगे तो क्या करोगे, प्रश्नावली विधि का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली विधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या करोगे, प्रश्नावली विधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि नहीं है,
बताइए, व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि नहीं है। जी हां बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समाज मिति है, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति विधि, प्रोजेक्ट विधि, बताइए क्या नहीं है? थोड़ा सोचिए और सोच के प्रश्न का जवाब दीजिए। आप सभी को ये उत्तर बनना ही चाहिए। 5 सेकंड के लिए मैं पॉज लेता हूं, देखता हूं आपके क्या हैं विकल्प। सही, बिल्कुल ठीक है। किलपैट्रिक महोदय की विधि है। अब आप जान लीजिए किलपैट्रिक ने क्या कहा था, किसके बारे में क्या कहा है। किलपैट्रिक महोदय की अगर बात करेंगे तो जी हां, हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे केवल एक विधि की, और उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम है प्रोजेक्ट विधि। क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहे हैं। एकाग्रता, संकल्प शक्ति बनाए रखिए, फोकस्ड रहिए क्वेश्चंस पे। व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि नहीं है। जी हां, व्यक्ति इतिहास में व्यक्ति इतिहास बताया जाएगा, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाएगा। भाई आप शुरू में क्या थे, 8वीं में आप पे कितने नंबर आए, 10वीं में कितने नंबर आए, 11वीं में कितने नंबर आए, तो इस तरीके से जीवन में आपको मालूम चलता रहेगा। साक्षात्कार विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि में क्या होता है? जी हां, यह भी याद रखिए, समाज मिति। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 12वें में? प्रोजेक्ट विधि। साक्षात्कार में जब आप किसी से प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में तो सामान्यतया आप जान ही जाएंगे। जी हां, यही है कौन सी हमारी साक्षात्कार विधि। वैयक्तिक भिन्नताओं की संकल्पना का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, वैयक्तिक भिन्नताओं मतलब व्यक्ति के अंदर जो क्या होती हैं, हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। क्या होती हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। और देखो मित्रों, एक बात बताऊं, बड़ा ही अच्छा विषय है। दरअसल देखो, ज्ञान की एक बात समझो, वैयक्तिक भिन्नताएं होनी भी चाहिए यार। मतलब ऐसा ना हो कि किसी को सुनाई ही ना दे, वो अलग बात है। मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, हर व्यक्ति को अपनी तरीके से चाहते हैं, विकार नहीं हो। पर हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप होने भी चाहिए। जी हां, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नताओं की संकल्पना का जनक किसे माना जाता है? ये आपको इस प्रश्न का जवाब अगर देना है तो क्या होगा हमारा सही जवाब? गॉल्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है? गॉल्टन महोदय को माना जाता है। जी हां, ओके फाइन, बढ़िया, सही जवाब। थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, और जो लोग भी जवाब दे रहे हैं वो क्वेश्चन के आगे लिखा करें 13 का बी या कैसे, जिससे मैं समझ भी पाऊं, जिससे मैं क्या कर पाऊं, जान भी पाऊं कि दरअसल किस प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं। ठीक है, किस प्रश्न का जवाब आप लोग दे रहे हैं। ठीक है मित्रों, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस तरह, वैयक्तिक भिन्नताओं की माप। अब अभी हमने क्या जाना कि वैयक्तिक भिन्नताओं के बारे में चर्चा किसने की? गॉल्टन ने की। और वैयक्तिक भिन्नताओं की माप किसने की? मतलब मेजरमेंट किसने किया, यह बताना है। वैयक्तिक भिन्नता की माप की बात यहां पर आप करेंगे, तो माप किसने किया? बुद्धि परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, रोरशा परीक्षण या मनोवैज्ञानिक परीक्षण। बढ़िया प्रश्न है, देखता हूं कितने लोगों का जवाब सही आता है। व्यक्तित्व वैयक्तिक भिन्नता की माप का सर्व प्रमुख परीक्षण है। सारे ही महत्वपूर्ण हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा क्या आएगा? बुद्धि परीक्षण। हम उसकी इंटेलिजेंस से जान सकते हैं कि वो जो बच्चा है, उसकी किससे जान सकते हैं? इंटेलिजेंस से जान सकते हैं कि वो चीजों को समझ पाता है या नहीं, या कर पाता है या नहीं। इंटेलिजेंस ये यहां पर वैयक्तिक भिन्नता की माप का सर्व प्रमुख परीक्षण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स, ई बुक्स अवेलेबल हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप इनको ई बुक के तौर पर ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैयक्तिक भिन्नता का मूल आधार या मुख्य कारक है। वैयक्तिक भिन्नता का मूल आधार या मुख्य कारक है, क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का मूल आधार क्या होता है? वर्गवाद,
धर्मवाद, वंशानुवाद, आतंकवाद। बताइए क्या होगा। देखता हूं क्या लिख रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हो। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से बताइए क्विकली। वैयक्तिक भिन्नता का मूल वंशानुवाद होगा। देखो यहां हेरिडिटी से मतलब है, किससे मतलब है, हेरिडिटी से मतलब है, लेगेसी से मतलब है। भाई आप में क्रोमोसोम कौन से आए। हमेशा एक उदाहरण देता हूं ना कि हम लोगों के यहां क्रिकेट मैच बहुत देखा जाता है, हम लोगों की आदत है बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट, ये तीन चीजें इतनी अधिकता में है हमारे देश में कि हमें कुछ पता ही नहीं है इनके अलावा। बॉलीवुड को आप इंटरटेनमेंट समझिए, इसको भी आप इंटरटेनमेंट समझिए, और पॉलिटिक्स तो फिर है पीबीसी या पीसीबी, है ना, या आप ऐसा समझ लीजिए पीबीसी, ये बहुत ज्यादा है। जी हां, तो अब इससे क्या है, मैं इसके थ्रू आपको बताना क्या चाह रहा था, आपको लगेगा क्या बता रहे हैं सर, वैयक्तिक भिन्नता। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं कि अगर हम लोग देखें कि हमारे देश में हम लोग राजनीति को किस तरह से मानते हैं, केवल पैसा कमाने का एक तरीका है कि नहीं। तो वैयक्तिक भिन्नता का यहां पे इस चीज से क्या संबंध है, इस चीज से कोई मूल संबंध नहीं है, लेकिन वैयक्तिक भिन्नता एक ऐसा हो गया कि जैसे यहां पर हमें बहुत ठंड लगती है, इसका सीधा उदाहरण दूं, फिर इस पे जो बात बता रहा था वो तो बाद में बताऊंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा क्या लगती है, ठंडी लगती है, तो क्रिकेट, हाँ ये मैं भूल गया, विस्मित कर गया था, क्रिकेट में जो हम लोग देखते हो आप लोग, उम्र हो गई है, अब चीजें भूलने लगी हैं, है ना, मुस्कुराते रहिए। तो क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्रिकेट में देखिए हम लोग जितनी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर जब विदेशी प्लेयर आते हैं तो याद करिए वो एकदम बेहाल हो जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनके जीन में, उनकी हेरिडिटी में, उनकी लेगेसी में अंतर है। गॉट इट ना, ये उदाहरण में देना चाहता है क्रिकेट से। तो वंशानुवाद बहुत ही सही हमारा क्या होगा, जवाब होगा। आतंकवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, और वर्गवाद भी नहीं होगा इसका सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो डैश कहा जाता है। When any child, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या के लिए, जैसे उदाहरण समझिए, आपको यह कहा गया कि यार आपने जीन पियाजे को पढ़ लिया, ठीक, अब उससे पूछा गया कि यह बच्चा 2 साल का है, तो बताइए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। तो आप ऑटोमेटिकली जब मैच करवाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर इस तरीके के भी गुण पाए जाते हैं, ये आपको समझना है। तो यहां पे क्या होगा, सूचनाओं के लिए अपने अनुभव के आधार पर जब सोचते हैं तो प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, तो रिएक्शन देना होता है। तू चोर तो तेरा बाप चोर, बोलते हैं ना। सृजनात्मक सोच सबसे बढ़िया उदाहरण है, मूर्त और अमूर्त सोच दोनों ही क्या हो जाएंगे, इस विकल्प में कट जाएंगे। देखता हूं आप लोगों ने क्या कहा है। जी हां, एक तो सृजनात्मक सही हो जाएगा और एक मूर्त सोच सही होगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में से आप लोग किसको लगाते हैं सही जवाब। जी हां, चलिए बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से तो यहां पर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक सोच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सृजनात्मक सोच हो जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिचेक और करिएगा, आप लोग रिसर्च करिएगा, 16 नंबर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय का किसने प्रस्तावित किया था। लक्ष्य प्रवणता होनी चाहिए। जी हां, किसने किया था, हॉल ने, कैंडलर ने, कोहलर ने या ब्रिक ने, किसके द्वारा किया गया था। बताइए 17th क्वेश्चन का क्या होगा हमारा सही जवाब।
लक्ष्य प्रवणता मतलब एम डिसाइड करना वो किस तरीके से जरूरी है, ये बात यहां पर कही जा रही है। तो कैसे जरूरी है, किसने कही थी ये बात? ये बात कही है हॉल महोदय ने। किसने कही है ये बात? हॉल महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कोहलर को तो पता ही है सूच का सिद्धांत है, केंडलर और ब्रिक क्या है? इररिलेवेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली, इफेक्टिव, बताइए क्या करेंगे भैया? सबसे पहले आप क्या करेंगे जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो? सबसे अंतिम में क्या करेंगे आप? प्रभावी तरीका समझिए। मान लीजिए कोहरा घना है और आपको कहीं पहुंचना, तो आप क्या करोगे? एक एक पैर बढ़ाओगे और जिंदगी में छोटे छोटे सुधार करिए और जीवन बदल जाता है। मैं तो हर चीज को जीवन से जोड़ता हूं। कुछ भी एकाएक घटित नहीं होता है, हर चीज के पीछे क्या होता है? एक तर्कना होती है, एक रीजनिंग होती है। तो क्या करेंगे आप? छोटी छोटी चीजों में क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे, उपलक्ष्यों में क्या करेंगे? बांट देंगे। कैसे बांट देंगे? विभिन्न उपलक्ष्यों में इसको आप क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? विभाजित कर देंगे। क्या कर देंगे? विभाजित करेंगे। तो यहां पे कहीं दिया है क्या? क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना नहीं होगा। क्रियात्मक अनम्यता प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या नहीं। साधन साध्य विश्लेषण करेंगे, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। देखता हूं आप लोगों ने क्या आंसर किए हुए हैं। ज्यादातर लोगों ने, जो मैं बोल रहा हूं वो बात सही है कि गलत है? बताइए। जो मैं बोल रहा हूं वो बात सच है या गलत है? बताइए। जी हां, तो बिल्कुल सही होगा। 18 का हमारा सही जवाब क्या होगा? 18 का हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जी हां, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। जो बच्चे की वृद्धि होती है वो भैया मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखता हूं कितने लोग सही दे रहे हैं। जी हां जवाब, वेरी गुड। चलिए दीजिए 19। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। किससे संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? किससे संबंधित होती है? नैतिक विकास से, भावनात्मक विकास से, जी हां, सामाजिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो जी हां, बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर, बच्चे के विकास को शीरस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। भाई मतलब मस्तकोद्यमुखी बात कर रहा है, सर से लेके पैर तक। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर बहुत शुरुआती दौर पर आपने कभी पिक्चर, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है, और आप देखेंगे कि उसमें जो सर होता है ना वो बड़ा होता है, फिर छोटे छोटे होता है। तो सबसे पहले विकास कहाँ होता है? सर का होता है। वैसे भी अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो सबसे पहले वो सर को स्टेबल करना सीखता है। किसको स्टेबल करना सीखता है? सर को, मस्तिष्क को। जी हाँ, मस्तिष्क को स्टेबल करने की बात होती है। तो याद रखेंगे, विकास पैर से सिर की ओर नहीं होता है। गलत हो गया। ये क्यों हिल रहे हैं महाशय? क्या हो जाएगा यहां? विकास सिर से पैर की ओर होता है। कहां से होता है? सिर से पैर की ओर होता है ना? ठीक है, तो विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। बहुत ही सिंपल है, आप याद रखेंगे इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके गाइस, सो होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां डैश जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। क्या? जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। क्या? जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। समानता बिल्कुल इररिलेवेंट। निरंतरता नहीं। बताइए, आप लोग बताइए पहले, देखता हूं क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग। जी हां, बहुत सही, बिल्कुल, वेरी गुड। जल्दी से
क्या हो जाएगा हमारा, हेरेडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हेरेडिटी हो जाएगी, जीन्स हो जाएंगे, क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। इसी के अंदर आती है ना सारी चीजें, लिखिए फटाफट करिए। ठीक है मित्रों, तो यहां पे क्या होगा, जन्मजात वैयक्तिक गुणों की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, वंशानुक्रम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वंशानुक्रम की यहां पर बात करेंगे, मतलब हेरिडिटी की बात यहां पर की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपी लेखपाल, जी हां, सामान्य गणित का 30 मॉडल टेस्ट का पेपर अवेलेबल है आपके नियरेस्ट, कहां पर, आपके नियरेस्ट स्टोर पर। जी हां, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, बताइए भैया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो हमारा छात्र, हमारा युवा जो परेशान है, वो उन चीजों में है जिनके मानक बहुत हाई फाई हैं कि ये नहीं करना चाहिए। लगभग सबके दिमाग में बहुत ज्यादा समय तक वही सारी बातें फालतू की चलती रहती हैं जिनकी उतनी उपादेयता जीवन में नहीं है। तो वो बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना और मनोभाव, बच्चे संस्कृति और भावना और मनोभाव रुचि लेने में तो सहायक होंगे ना यार। लक्ष्य और प्रयोजन, संस्कृति और प्रशिक्षण। जी हां, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, बाह्य कारक। वेरी गुड, देखिए बाह्य की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात हो रही है दोस्तों। तो जब एक्सटर्नल की बात करेंगे, जब बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जी हां, संस्कृति और प्रशिक्षण। ये तो कहां की बात है भैया, ये कहां की बात है, जी हां, ये कहां की बात है, ये जो बात है वो हमारा कहां पे आ जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा, बाह्य कारक। तो ये हो गया हमारा। देखिए प्रश्न में जितने एकाग्र रहिए, आप थोड़ी सी गलती करिए जीवन में और जीवन में घटना घट जाती है। जी हां, तो यही होगा हमारा सही जवाब। देखो भावना इंटरनल हो गया, लक्ष्य और प्रयोजन, ये भी कैसा है भैया, लक्ष्य ये तो बच्चा डिसाइड करेगा ना, ये बाहरी कहां से हो गया। और बच्चे का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, ये भी पॉजिटिव है। एक्सटर्नल पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक्सटर्नल। फोकस्ड रहें। देखो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, हम लोग शिक्षक होके कई बार कुछ प्रश्नों का जल्दबाजी में, बहुत सारी बैचेस हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, तो हम लोग कई बार खुद ही दिमाग नहीं लगा रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। वो एक बड़ी सामान्य सी बात है। और मैं तो बहुत धीरे पढ़ाता हूं, कुछ लोग बहुत तेजी से पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ मानवीय त्रुटियां, मानवीय भूल यूं ही हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसलिए आराम से समझिए। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है। अब बच्चे की बात हो रही है, तो सामाजिकरण में सबसे पहला पाठ विद्यालय से, परिवार से। संस्कृत केंद्र, धार्मिक केंद्र तो बच्चा जाएगा ही नहीं। जी हाँ, सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखता है, फादर से सीखता है, फिर अपने सिबलिंग से सीखता है। किससे सीखता है, सिबलिंग से सीखता है। तो ये किसकी बात आ गई, परिवार की बात आ गई। सबसे पहले किससे सीखेगा, फैमिली से सीखेगा। माँ, माँ, पापा ऐसे बुलाना सीखता है ना। तो बात कर रहे हैं हम परिवार की। किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम परिवार की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, पढ़िए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत ही देर बाद बहुत अच्छा प्रश्न आया है।
इसमें हमने देखा था कि इन्होंने जो कोहलबर्ग हैं, कौन है जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने ना 3 स्टेज दी थी और एक हम इसको क्या बोलते थे, पहली स्टेज को हम क्या बोलते थे, कन्वेंशनल। इसमें क्या था, प्री कन्वेंशनल, क्या हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, और एक हमारा क्या आ जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल। क्या आ जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल। और इन सभी के अंदर भी हमने देखा था 2-2 आएंगे। जी हां, 2-2, इसके अंदर भी 2-2, जी हां, इसके अंदर भी 2-2, 1, 2 और 3, और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जी हां, अब यहां पे पुरस्कार और दंड वाली बात है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं पहले चरण की या दूसरी चरण की। लेकिन इस पे बात क्या कर रहा है, क्योंकि ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता गर्व करेंगे। क्यों, तो आप क्या बने रहना चाहते हैं, एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की बात आप कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की परिकल्पना में है। और हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाइंज डिलेमा था। हाइंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी अत्यधिक बीमार थी, उसको सेव करना था, उसको बचाना था। तो उसी के लिए उसने किस तरह से केमिस्ट के यहां कौन सी बातें कही, क्या कहा, यही विषय उसके अंतर्गत सम्मिलित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्पीयरमैन के अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। ये हम लोगों ने देखा है जनरल, एक विशिष्ट, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जी कारक की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे, जी कारक इसको कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होगी? शारीरिक गतिक, मान लीजिए आपके अंदर क्या है, शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, इसमें से कवि होंगे नहीं, वाचन करेंगे नहीं, तो मतलब शैल्य चिकित्सक होने की उम्मीद आपकी ज्यादा है। ये तो सामान्यतः आप समझ ही लेंगे, रीजनिंग भी लग जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था के, फिर से बात आ गई किसकी, जीन पियाजे की बात आ गई, जीन पियाजे की बात आ गई। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। प्री ऑपरेशनल कंडीशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात हो रही है, देखो जीन पियाजे से प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर पूर्व क्रियात्मक बच्चा है ना, तो अगर आप उसको घर से कहां ले जाओ, उसको अपने घर से अगर आप कहां ले जाओ, विद्यालय ले जाओ, तो वो चला तो जाएगा पर वापस नहीं आ जाएगा। कुल मिला के क्या होता है, वो रिवर्स नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, वो क्या नहीं कर पाता है, रिवर्स नहीं कर पाता है। तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता की बात यहां पर सही हो जाएगी। किसकी बात सही हो जाएगी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मूर्त क्रियात्मक की बात हो रही है। कॉन्क्रीट हो गया, मतलब SPCF 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 and 11 to 15, इसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त, बताइए। अब आप कल्पना करने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि अगर मैं भविष्य में कुछ ऐसा बनूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो क्या जानेंगे, संरक्षित करने की, मतलब आपके अंदर योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता भी आपके अंदर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। जी हां, क्लियर है सभी को?
चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द्वितीयक वर्तुलर प्रतिक्रियाएं, जी हाँ बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, अलग अलग हैं, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है, फिर हम CSC सीखते हैं कैसे कंजर्वेशन करेंगे, कैसे सीरियलाइजेशन करेंगे। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखपाल ग्राम विकास का हमारा जो है, इसमें 30 सेट आपके नियरेस्ट बुक स्टोर में अवेलेबल हैं, आप सभी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बताइए। जो सेल्फ टॉक होती है, मतलब जो क्या होती है, खुद से बात, क्या होती है, जो खुद से बात हो रही है, सेल्फ टॉक हो रही है, उसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, ये आपको बताना है कि क्या कहा है, बताइए। व्यक्तिगत वार्ता, अहं केंद्रित वार्ता, समस्यात्मक वार्ता और भ्रांत वार्ता। तो उसको हम क्या कहते हैं, जी हाँ उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। देखता हूं आप लोगों ने भी सही जवाब दिए हैं या किस तरह के जवाब आप लोगों ने दिए हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। जीन पियाजे ने ज्यादातर जो बात की है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है। किसकी बात की है, ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार, देखिए वही बार्बी डॉल वाला एग्जाम्पल, हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हैं, बताइए। जीन पियाजे नहीं, जवाब दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक तो बिल्कुल कट गए। अभी अभी हमने प्रेक्षणात्मक वाला देखा था, उसी से संबंधित है ये प्रेक्षण। तो प्रेक्षण में क्या आ जाएगा हमारा, अल्बर्ट बंडूरा महोदय आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, अल्बर्ट बंडूरा की हम बात करते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां पर क्या हो, उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। पढ़ने की बात ही नहीं है, हमने ये प्रश्न कई बार हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं। अगला देखते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। निष्क्रिय होते नहीं, रीते बर्तन के समान नहीं, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। जो जो वो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। वाह, ये भी सही है भाई, है ना, इसको देखो। अब बताओ कि आप लोग सही जवाब क्या दे रहे हैं। जी हाँ, तो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने का सबसे बेहतर विकल्प जो हमारा होगा बच्चों के बारे में, चाइल्ड के लिए, वो क्या होगा, ए विकल्प ही क्या होगा हमारा सही होगा। जी हाँ, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर फटाफट करते रहें कि आपको ये सारे कंसेप्ट बढ़िया से आने चाहिए। और ये है हमारा उपलब्धि परीक्षण, प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। उपलब्धि परीक्षण की बात आ गई है, किसकी, उपलब्धि परीक्षण की बात आएगी तो शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, बताइए। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन अभिक्षमता का यहां कोई भी संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है, अभिक्षमता का। अगला और अंतिम प्रश्न, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करता चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग करेगा। तो बताइए कैसे जानेंगे कि किसी बच्चे के अंदर क्या कमी है। तो क्या करेंगे, नैदानिक, मतलब उसको क्या करेंगे, समाधान करेंगे। सही बात है ना। जी हाँ, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे क्या होता है, जी हाँ समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।